हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो आज देखेंगे हम 21 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। पूरी चीज़ें कवर की जाएंगी और आज से मैंने एक नया सेक्शन कोट ऑफ द डे भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। तो कोट ऑफ द डे देखेंगे, जो भी कोट रहा करेगा एंड थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। ऐसे कोट्स लूंगा मैं जिसका क्वेश्चन आइदर ऐसे में आ जाए, आइदर आपका जीएस में हेल्प करे। तो कुछ आई विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट कि आपको थोड़ी हेल्प उनसे भी मिले और आप उनको यूज भी कर सके अपने आंसर राइटिंग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज डू अ लाइक। ये मैं आपको अब रोज याद दिला दिया करूंगा, आप लाइक करना भूल जाते हैं। सो आई विल मेक यू रिमेंबर दैट कि आप उसको वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, एंड प्लीज डू शेयर ऑल्सो। और नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं सीसैट कोर्स की, जिसको ज्वाइन करना है सीसैट कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, और जिनको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना है तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम द न्यूज़ एनालिसिस विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस आज के देख लेते हैं, एक एक सेक्शन हम धीरे धीरे उठाएंगे। पहला सवाल है, मिशन पूर्वोदय इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मिशन पूर्वोदय इनमें से किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है। ऑप्शंस आर, पहला डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बी सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, थर्ड गोल्ड रिपेट्रिएशन मेजर्स टू ईज डाउन द डिमांड, या स्ट्रेंथनिंग इंडियन रूपी बाय लॉन्चिंग रुपे कार्ड्स इन नेबरिंग कंट्रीज। इनमें से क्या है मिशन पूर्वोदय आपको बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, आप सोच लीजिए, पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा। हाँ, ये आपको कसम है ना, कसम है किसकी, विद्या माता की कसम है कि आप उसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, मैं बता रहा हूं बार बार, ऑब्जेक्टिव्स जितने सॉल्व करोगे आपके अंदर निक डेवलप होगा, एंड बिलीव मी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो इसका आंसर है वैसे ए, है ना, डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, दैट इज मिशन पूर्वोदय। सेकंड क्वेश्चन इज एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2020। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स 2020 की रिपोर्ट है, कौन रिलीज करता है। ऑप्शंस आर वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स। आप अटेम्प्ट करिए, मैं अब आपको आंसर बता देता हूं। आंसर इसका करेक्ट है इंडिया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA इसको रिलीज करता है, ठीक है ना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तो ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ स्टेटस गिवन फॉर अ सिंगल यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया ओनली फॉर 4 years। दूसरा कह रहा है, सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अंडर इनसाइड द यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। तीसरा कह रहा है, इंडिया डज नॉट हैव एनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क एज ऑफ नाउ। तो देखो इसमें तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों सही है, क्योंकि इंडिया में कोई है नहीं। और अभी एक रिक्वेस्ट चलिए मैं आपको बता देता हूं, देखो यहाँ पे इंटैक जो है ये कोशिश कर रहा है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का स्टेटस मिल जाए किसको, विशाखापट्टनम को। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यू हैव टू रिमेंबर दैट इंटैक इज पुशिंग फॉर गेटिंग रिकॉग्निशन फॉर यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क फॉर विशाखापट्टनम के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पे एरा मट्टी डिब्बालू है, रेड सैंड ड्यून्स है, नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस एट मंगामरीपेटा है, मिलियन ईयर्स ओल्ड बोरा केव्स हैं, एंड वोल्केनिक एश डिपॉजिट्स इन द अराकू वैली। 4 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, मेक श्योर यू रिमेंबर दीज 4 थिंग्स। एरा मट्टी डिब्बालू, दिस इज रेड सैंड ड्यून्स, नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस एट मंगामरीपेटा, millions year old Bora caves, and volcanic ash deposits in the Araku Valley. These are in Visakhapatnam, and therefore INTAC is pushing to get recognition of UNESCO Global Geopark for Visakhapatnam. So these are the 3 questions. I hope you got clarity, and आपको कुछ समझ में बहुत अच्छी चीज मैंने बताई इस क्वेश्चन में, इसको याद रखिएगा। इट्स अ प्रोबेबल क्वेश्चन फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आज का कोट ऑफ द डे जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो है अरिस्टोटल का कोट, क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट इट्स अ हैबिट। याद रखिएगा, क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट इट्स अ हैबिट। अब मैं क्यों इसको चूज किया हूं, क्योंकि अगर आप एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड पढ़ें, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसमें जब आप अरिस्टोटल का पार्ट पढ़ेंगे, जब अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग एथिक्स क्या है, तो एथिक्स एक अच्छी आदत है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वर्च्यू। तो अरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि वर्च्यू और जो गुड हैबिट्स हैं
ये जो गुड वैल्यूज हैं एंड जो वर्च्यूज हैं दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द हैबिट. अ पर्सन डज गुड थिंग्स, अ पर्सन डज शोज गुड वर्च्यू जस्ट बिकॉज ही हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग गुड थिंग. तो उसने यही कहा है, अरिस्टोटल ने इस चीज को बोला है कि क्वालिटी जो है, यानी कि जो अच्छे वर्च्यूज हैं, जो अच्छी वैल्यूज हैं, क्वालिटीज एक्चुअली गुड वर्च्यूज है ना. वर्च्यू एथिक्स का पार्ट होता है ये. वर्च्यू एथिक्स मतलब आपके अंदर अच्छी वैल्यूज होनी चाहिए, अच्छे वर्च्यूज होनी चाहिए. कोई आप काम करो तो उससे एक अच्छा वर्च्यू निकल के सामने आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की मदद करते हो अपने ऑफिस में, तो वो टीम स्पिरिट को दिखाता है. टीम स्पिरिट एक अच्छा वर्च्यू कि गंदा वर्च्यू है, तो इट्स अ गुड वर्च्यू, इट्स अ ग्रेट वर्च्यू. तो वही अरिस्टोटल कहते हैं कि ये जो चीज है, जो गुड वैल्यूज हैं या गुड क्वालिटीज हैं या गुड वर्च्यूज हैं, दे आर एक्चुअली नॉट एक्ट. वो कोई ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच के उसको करोगे. दे एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ योर हैबिट. एक अच्छा व्यक्ति बाय हैबिट ही विल डू द गुड थिंग्स, है ना. दिस इज व्हाट एरिस्टोटल टोल्ड. तो यू कैन राइट दिस कोट, क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट्स अ हैबिट. एंड इट्स अ कोट बाय अरिस्टोटल. उसके पूरे एथिक्स को एक्सप्लेन करता है एरिस्टोटल के ये एक स्टेटमेंट. इट कैन कम इन आइदर योर ऐसे, इट कैन कम इन आइदर योर एथिक्स पेपर एज वेल. तो इसलिए मैंने कोट ऑफ द डे में इसको सेलेक्ट किया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं. यहां पर हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स के, जो फैक्चुअल बेस्ड न्यूज आइटम्स है उनको उठा लेते हैं. ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स. अब ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 रिलीज किया गया है. तो आपको नोट करना है कि ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स कौन रिलीज करता है. तो ये रिलीज होता है ट्रेस के द्वारा. ट्रेस क्या है? एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेजर्स द बिजनेस ब्राइबरी रिस्क इन 194 कंट्रीज. 194 कंट्रीज में ये क्या मेजर करता है? ब्राइबरी रिस्क को मेजर करता है. रिलीज्ड बाय ट्रेस. इट इज रिलीज्ड बाय ट्रेस. ट्रेस एक एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा. और इसमें बेसिकली जो रिपोर्ट निकली है उसमें लोएस्ट ब्राइबरी रिस्क में डेनमार्क है. डेनमार्क है टॉप्ड द लिस्ट, फॉलोड बाय नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड. एक तरीके से कहना चाहिए आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज यहां पे आगे थी. डेनमार्क एंड उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन एंड न्यूजीलैंड. इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट 77th इन द 2020 इंडेक्स, है ना. और 2019 में 78th पोजीशन में था इंडिया. तो एक रैंक का इंप्रूवमेंट. इंडिया हैज परफॉर्म बेटर देन चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, है ना. भूटान वॉज द ओनली नेबर दैट वॉज रैंक्ड बेटर देन इंडिया. तो भूटान की रैंक 48 थी. तो भूटान केवल एकमात्र ऐसा नेबर था जो बाउंड्री शेयर करता हो जिसकी रैंकिंग इंडिया से ज्यादा बेटर थी. ठीक है, इसको याद रखेगा. दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोवेव वेपन सिस्टम. तो कल मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में माइक्रोवेव वेपन सिस्टम आपके साथ डिस्कस किया था, है ना. तो इंडियन आर्मी ने रिजेक्ट किया है एक फेक रिपोर्ट विच हैड क्लेम्ड दैट चाइनीज आर्मी हैड यूज्ड माइक्रोवेव वेपन टू ड्राइव इंडियन सोल्जर्स अवे फ्रॉम देयर पोजीशन इन द ईस्टर्न लद्दाख. इंडियन आर्मी ने एक रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है जिसमें यह कहा गया था कि चाइनीज आर्मी ने माइक्रोवेव वेपन का यूज किया था इन ऑर्डर टू ड्राइव द इंडियन सोल्जर्स को हटाने के लिए माइक्रोवेव उसका यूज किया था. मैंने कल भी आपको बताया था कि ये माइक्रोवेव वेपन एक ऐसे वेपन होते हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स होते हैं, जो कि पूरी एनर्जी को एक एरिया में फोकस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोनिक लेजर या माइक्रोवेव्स, और उसके बाद वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज कर देते हैं ना. वहां पे पेन और डिस्कंफर्ट होना शुरू हो जाता है. मतलब उस समय इस तरीके की रेडिएशंस निकलती कि उस एरिया में आपको पेन और डिस्कंफर्ट फील होना शुरू हो जाएगा. एंड दैट इज द थिंग, दैट इज माइक्रोवेव वेपन. चाइना हैड फर्स्ट पुट ऑन डिस्प्ले इट्स माइक्रोवेव वेपन कॉल्ड पोली WB1 एट एन एयर शो इन 2014. चाइना ने पहला माइक्रोवेव वेपन सिस्टम पोली WB1 एट एन एयर शो 2014 में दिखाया था. ठीक है ना. और यहां पे यूएसए ने एक डेवलप किया है प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन का, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव डिनायल सिस्टम. याद रखिएगा, यूएसए ने डेवलप किया है एक प्रोटोटाइप माइक्रोवेव स्टाइल वेपन जिसको कहा जाता है एक्टिव डिनायल सिस्टम. यूएसए ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने. कल मैंने जो क्वेश्चन पूछा था मैंने चाइना का लिख दिया था कि एक्टिव डिनायल सिस्टम बोलते हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया था. लेकिन यूएसए का जो प्रोटोटाइप माइक्रोवेव वेपन सिस्टम है उसको हम एक्टिव डिनायल सिस्टम बोलते हैं. ठीक है ना. तीसरा जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है जिसको बोलते हैं क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020 क्या है? क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी हैज रिलीज्ड द रिपोर्ट। तो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो कि रिलीज करती है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020। इसको पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट कहा जाता था, याद रखिएगा, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट को पहले ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट भी कहा जाता था। इसका एम क्या है? द एम इज टू प्रोवाइड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल रिव्यू ऑफ G20 कंट्रीज क्लाइमेट एक्शन। तो G20 कंट्रीज के क्लाइमेट एक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये रिपोर्ट बेसिकली, एंड ये बताती है कि उनका ट्रांजिशन कितना हुआ टुवर्ड्स अ नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी, कि वो कितना ट्रांजिशन कर चुकी है टुवर्ड्स बिकमिंग अ नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन ट्रैक अमंग द G20 नेशंस टू मीट द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशनल कमिटमेंट्स। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया एकमात्र कंट्री है जो कि सही पाथ पे है, जो कि सही ट्रैक पे है इन ऑर्डर टू मीट द मिटिगेशनल कमिटमेंट्स जो कि किए गए थे, ठीक है ना। So these are the important things from the news analysis part। बहुत अच्छा पेपर होने वाला है आपको, सब मैं चीजें बताऊंगा। भूटान सेज नो चाइनीज विलेज इन इट्स टेरिटरी। अब ये फ्रंट पेज की न्यूज है। भूटान ने कहा है कि कोई भी चाइनीज विलेज कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। देखो कल रिपोर्ट आई थी एक्चुअली कुछ ऐसी, जिसमें ये कहा गया था कि चाइना जो है कि विलेज का कंस्ट्रक्शन कर रहा है इनसाइड द सॉवरेन भूटानीज टेरिटरी, है ना। तो सॉवरेन भूटानीज टेरिटरी के अंदर चाइनीज विलेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन भूटान ने इन रिपोर्ट्स को दरकिनार किया और कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, देयर इज नो कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन, है ना, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज यहां पे बताने वाला हूं। एक्चुअली मैं इस न्यूज के आइटम के साथ मैं आपको इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी के बारे में बताता हूं। तो इंडिया और भूटान की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है वो साइन हुई थी 2007 में, दैट वाज साइंड इन 2007 एंड इट केम इनटू फोर्स फॉलोइंग द एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, ये फोर्स में जब आया, एक सेकेंड, वेट अ मिनट, लेट मी शट। तो ये फोर्स में जब आया एक्चुअली, सो इट वाज इन 2007 ओनली। ओके, 2007 में ही फोर्स में आया था। एंड आर्टिकल 1 जो है वो बोलता है देयर शैल बी परपीचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। आर्टिकल 1 क्या बोलता है? देयर शैल बी परपीचुअल पीस एंड फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। आर्टिकल 2 बोलता है इंडिया एंड भूटान शैल कोऑपरेट क्लोजली विद ईच अदर ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। आर्टिकल 3 बोलता है देयर शैल बी there shall be free trade and commerce between the territories of government of Bhutan and government of India। Article 4 बोलता है Bhutan is free to import arms through India whichever necessary। Article 5 बोलता है Bhutanese subjects residing in India should have equal rights। तो इस तरीके से और आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको मेजर आर्टिकल्स की, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि इंडिया और भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी में है। अब इंडिया भूटान की फ्रेंडशिप ट्रीटी कब न्यूज में आई थी? अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो ये न्यूज में आई थी डोकलाम इशू के टाइम पे, है ना। डोकलाम इशू जब आया था तब ये न्यूज में आया था। तो डोकलाम को डोंगलैंग भी बोलते हैं, याद रखिएगा, डोकलाम को डोंगलैंग बोलते हैं। और ये जो रीजन है ये लाई करता है तिब्बत की चुंबी वैली, नॉर्थ में है तिब्बत की चुंबी वैली, और भूटान की हा वैली, याद रखिएगा भूटान की एक हा वैली है। तो याद ये भी इंपॉर्टेंट है कि भूटान की हा वैली, चाइना के उधर तिब्बत वाला पोर्शन है उसमें है चुंबी वैली, और इंडिया का जो इधर सिक्किम वाला पोर्शन है उनके बीच में एक ट्राई जंक्शन में लाई करता है ना। डोकलाम लाइज एक्चुअली एट द ट्राई जंक्शन ऑफ द, मतलब ट्राई जंक्शन में 3 कंट्रीज के जंक्शन में लाई करता है, ठीक है ना। अब देखो, एज पर द भूटानीज मैप द एरिया हैज बीन डिपिक्टेड टू द पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस 1961। भूटान के मैप के अकॉर्डिंग 1961 से ये जो एरिया था डोकलाम का वो भूटान का पार्ट था, है ना। लेकिन हुआ ये कि रिसेंटली चाइना ने उसको अपना रीजन क्लेम किया और वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। बट इंडिया जो था, इंडिया के लिए बहुत गलत हुआ। क्यों? क्योंकि 2 चीजें थी। एक तो इंडिया जो था इट वाज बाउंडेड बाय द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसमें उसको इस तरह के अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता है भूटान पे तो उसमें मदद करने की जरूरत थी। और दूसरा इंडिया के खुद का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा चिकन स्नैक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, इसके जस्ट पास में ये रीजन लाई करता है। वहां पे अगर कंस्ट्रक्शन हो जाता तो हमारे चोक पॉइंट को बंद करने की पावर चाइनीज के पास आ जाती। इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को रुकवाएं। सो यहाँ पे मैं आपको ये मैप दिखा रहा हूं, दिस इज द मैप ऑफ दैट रीजन। अगर आपने देखो ये इंडिया वाला रीजन है, ये चाइना वाला रीजन है, और इधर पे आपको दिख रहा होगा ये आपका ये डोकलाम, दिस इज द पॉइंट ऑफ
रीजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोकलाम था और यहाँ पे इन्होंने चाइना ने, तिब्बत ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये रीजन उनका है, ठीक है ना। अब इंडिया का देखो, इंडिया का नाथुला पास ये है, दिस इज द नाथुला पास ऑफ इंडिया। नाथुला पास कितना क्लोज है, और यहाँ पर आपका नीचे चिकन्स कॉरिडोर भी है, चिकन्स नेक भी है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पे हमारे बहुत क्लोज हो जाता है, स्ट्रेटेजिकली दैट वुड हैव बीन वेरी बैड फॉर इंडिया, एंड दिस इज द रीजन व्हाई इंडिया अपोज्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट, एंड इंडिया ने पूरा, इंडिया और चाइना के बीच का ये स्टैंड ऑफ कन्वर्ट हो गया था फ्रॉम चाइना भूटान स्टैंड ऑफ, दिस वाज कन्वर्टेड इनटू एक्चुअली इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, है ना। सो दैट वाज द रीजन फॉर दैट, तो इसको याद रखिएगा, दैट इज अनदर थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो नॉड फॉर फ्रेश कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट कॉमेडियन, है ना। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जब कोई भी पिटीशन होता है रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ कोर्ट, कंटेंट ऑफ कोर्ट का अगर पिटीशन हुआ है तो पहले वो जाता है आपके इसके एजी के पास, यानी कि अटॉर्नी जनरल के पास, ठीक है ना। अटॉर्नी जनरल जब उसको अप्रूवल दे देगा उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी। ये दो तरीके से होता है, एक तो जब एजी के पास जा रहा है और एक जब एजी के पास नहीं जा रहा है। तो एजी के पास कब नहीं जाता है, जब सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटू कॉग्निजेंस ले ले। सुओ मोटू मतलब कि अपने आप से ही कोई कॉग्निजेंस ले ले, अपने आप ही बोल दे कि नहीं भैया ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, तब जाकर, तब ये परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज पहले अप्रूवल एजी को देना पड़ता है, दिस इज एज पर लॉ स्टैट्यूट, और ये पहले एजी परमिशन देता है उसके बाद जाता है। तो कुणाल कामरा के केस में एजी ने परमिशन दी है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आएंगे, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो एडिटोरियल में जो पहला आर्टिकल है वो है इंडियाज नो टू आरसीपी कुड स्टिल बी अ नो, मतलब कि इंडिया ने जो मना किया है वो अभी भी नहीं ही रह सकता है, ठीक है ना। अब ये देखना है कि क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑथर का ये कहना है, तो सेंट्रल थीम बता दूं, द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच न्यू दिल्ली हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम आरसीईपी नेगोशिएशंस हैव हार्डली इंप्रूव्ड। तो यहाँ पे ऑथर का ये कहना है, जो विश्वजीत धार है उनका ये कहना है कि जो रीजंस थे कि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया आरसीईपी, वो अभी भी रीजंस है, वो इंप्रूव नहीं हुए हैं, हार्डली इंप्रूवमेंट है उनमें। इस कारण से ऑथर ने कहा है कि इंडिया का जो नो है आरसीईपी में वो अभी भी नो रह सकता है। इतना आपने जान लिया, ठीक है ना। आरसीपी में याद रखिएगा कि 2011 से बात शुरू हुई, 2012 में पूरा फॉर्मली शुरू हुआ, और अभी 2020 में नवंबर में ये एक्टिवली अब एक्टिव हो गया है। इसका जो स्टैट्यूट है, ड्राफ्ट है, वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है ना। पहले इसमें 16 कंट्रीज थी, लेकिन 16-1 हो गई तो बची 15 कंट्रीज। -1 कौन हुआ, इंडिया -1 हुआ। तो याद रखिएगा कि 15 कंट्रीज हैं। 15 कंट्रीज में जो 10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज जो हैं वो तो आपकी किसकी कंट्रीज हैं, वो आपकी आसियान की कंट्रीज हैं, आसियान मेंबर्स हैं, ठीक है ना। आसियान मेंबर्स तो आपको पता है ना कौन कौन से मेंबर्स हैं आसियान के। तो सबसे पहले म्यांमार था, कल मैं बताया 1-3-1-3-1-1, है ना, ये बताया था ना। 1 जो था वो म्यांमार था, फिर आपका लाओस, वियतनाम, थाईलैंड था, फिर यहाँ पे कंबोडिया था, फिर 3 कंट्रीज में आपका मलेशिया, फिलीपींस और मलेशिया और सिंगापुर आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। फिर सबसे लास्ट में आपका इंडोनेशिया था, फिलीपींस आपका इधर था, ठीक है। तो इस तरीके, ये ब्रुनेई था, है ना, मलेशियन ब्रुनेई था। तो ये आपको मैंने 10 मेंबर कल बताए थे, इसको जो ट्रिक बताई इसको याद रखिएगा, 1-3-1-3-1-1, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरी लोकेशन भी याद रहेगी। तो ये जो आरसीपी का ग्रुप है, ये 10 मेंबर तो आसियान के हो गए, 5 मेंबर उसमें, जैसे आपका ये साउथ कोरिया हो गया, ठीक है ना, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, आपका चाइना हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी याद रखना है कि इसमें और बाकी कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है। तो आरसीपी के मेंबर्स आपको मैंने बता दिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, इसमें देखो आपका जो आरसीपी की ग्रुपिंग है, आरसीपी की ग्रुपिंग में 30%, तो एक तो याद रखना है आपको कि वर्ल्ड का जीडीपी जो है वो उसका वर्ल्ड का जीडीपी का 30% ये कवर करता है, ठीक है ना, और 28% वर्ल्ड ट्रेड को कवर करता है। लेकिन ऑथर ने कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि 44% जो ट्रेड है वो इंटरनली होता है इन कंट्रीज के बीच में, 44% इंटरनल ट्रेड होता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस आरसीपी ग्रुपिंग की इंटरनल जो ट्रेड है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिल सकता है। इंटरनल ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें आरसीपी को बनाने के, तो यह है टू एस्टैब्लिश एन आसियान लेड प्रोसेस बाय सेटिंग आउट प्रिंसिपल्स दैट वुड अलाउ आसियान मेंबर्स टू एंगेज इंटरेस्टेड आसियान एफटीए पार्टनर्स इन एस्टैब्लिशिंग अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
पार्टनरशिप और एग्रीमेंट। तो आसियान लेड प्रोसेस है। बेसिकली ये था कि आसियान कंट्रीज का जिनके जिनके साथ FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उन कंट्रीज के साथ मिलकर के एक अच्छी पार्टनरशिप बनाना, एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाना, अरेंजमेंट अचीव करना, और धीरे धीरे जो भी टैरिफ्स हैं या नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, ऑल द टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दे शुड सब्सटेंशियली गो इन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और जितने भी गुड्स हैं इन सब में लिबरलाइज करना, इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, एक कोऑपरेशन पाना, एक यूनिफिकेशन पाना, पूरे रीजन का एक यूनिफिकेशन लेना, एंड जो बेसिकली हाई परसेंटेज ऑफ टैरिफ लाइंस है दोनों कंट्रीज के, मतलब इन कंट्रीज के बीच में जो टैरिफ लाइंस है उनको एलिमिनेट करना, टू एलिमिनेट द टैरिफ लाइंस, ठीक है ना। देन यहां पे लिखा है देखो, आरसीपी निगोशिएशंस ऑन अ फ्रेमवर्क फॉर इन्वेस्टमेंट टू कवर द 4 पिलर्स ऑफ प्रमोशन, प्रोटेक्शन, फैसिलिटेशन एंड लिबरलाइजेशन। 4 पिलर्स पे बेसिकली काम करता है। प्रमोशन, एक तो प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन ऑफ ट्रेड, देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसका, प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनीज दैट आर गोइंग देयर, देन फैसिलिटेशन, मतलब गवर्नमेंट शुड एक्ट एज अ फैसिलिटेटर एज वेल, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री में जाती है तो वहां पे फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं। देन लिबरलाइजेशन, जो ओवरऑल एम है वो तो है कि इकोनॉमी को लिबरल रखना जितना हो सकता है, प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड के अगेंस्ट काम करना, ठीक है ना। It was therefore quite clear that RCEP participating countries had given themselves an ambitious agenda of trade and investment liberalization। इसका मतलब है कि RCEP के जो मेंबर्स हैं वो 2 चीजों को लेकर के चल रहे हैं, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। अब ऑथर ने क्या है, इसको थोड़ा TPP से भी देखो कंपैरिजन किया है। यहां पे देखो लिखा है, सेवरल कमेंटेटर्स हैव ऑब्जर्व्ड दैट आरसीईपी इज नॉट लाइकली टू अशर इन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द ईस्ट एशिया, है ना। और इट अपीयर्स दैट दिस व्यू हैज अराइजन बाय कंपेयरिंग आरसीईपी विद द टीपीपी व्हिच वुड हैव बीन द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सटेंसिव एफटीए। अगर आपको याद हो, टीपीपी जो यूएसए वाला था वो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप सबसे बड़ा एफटीए हो सकता था, मोस्ट मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए हो सकता था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता था, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे दोनों के बीच के डिफरेंस ही बताए जा रहे हैं कि बेसिकली आरसीईपी में इंक्लूड है ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस इश्यूज, है ना। ट्रेडिशनल मार्केट एक्सेस इश्यूज को आरसीईपी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आरसीईपी में बाकी जो इसमें चीज आर्टिकल में लिखी गई है वो लिखी गई है आरसीईपी के बारे में, हमको आरसीईपी का रेफरेंस नहीं चाहिए, हमको आरसीईपी और इंडिया का रेफरेंस चाहिए, ठीक है ना। आरसीईपी और इंडिया के बीच में जो कंपैरिजन है वो करना है कि क्यों इंडिया ने ज्वाइन। यहाँ पे ऑथर ने बड़ा सवाल पूछा है कि वुड आरसीईपी विल बी एबल टू रियलाइज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। क्या आरसीईपी अपने जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन के, क्या उनको पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथर ने यहाँ पे एक परसेंटेज वाइज देखी, चाइना ने अपने टैरिफ्स को कम कर दिया, वियतनाम ने अपने टैरिफ्स को कम कर दिया है, ये अलग अलग कंट्री, मलेशिया अपने टैरिफ्स को कम कर रही है, तो ये उन्होंने लगा ठीक है लिबरलाइजेशन का काम तो वो कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। लेकिन इंडिया को जो इशू था, इंडिया को बहुत सारे इश्यूज थे। इंडिया ने बोला था कि हमारा ट्रेड डेफिसिट कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा है और वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इंडिया मार्केट की तरह रह जाएगा, ये सब चीजें थी, इंडिया के कुछ इश्यूज थे। तो यहाँ पे आरसीईपी मेंबर्स ने इंडिया को री एंगेज करने के लिए अपना जो फाइनल ड्राफ्ट है उसमें भी जगह ओपन रखी है, मतलब दे वांट इंडिया टू री एंगेज इन दिस आरसीईपी। मतलब क्यों ऐसा पता चलता है, क्योंकि जो अभी डिक्लेरेशन हुआ उसमें अभी भी ये बोला गया है कि इंडिया कैन स्टिल ज्वाइन आरसीईपी एज एन ओरिजिनल सिग्नेटरी, एक ओरिजिनल सिग्नेटरी की तरह आरसीईपी को ज्वाइन कर सकता है इंडिया का चाहे तो, बस को इसके लिए दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। And finally, RCEP members have agreed to commence negotiations between India, negotiation with India once India submits a request in writing। मतलब वो negotiate करने के लिए भी तैयार है, उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के साथ वो negotiate भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि क्या वो circumstances जिसमें इंडिया ने मना किया था RCEP को ज्वाइन करने से, क्या वो सुधरे हैं। तो ऑथर ने कहा है कि हार्डली एनी इंप्रूवमेंट इज देयर, ऐसा कोई खास इंप्रूवमेंट वहां देखने को नहीं मिला है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट कैन स्टिल बी अ नो फ्रॉम इंडिया साइड। इंडिया की तरफ से अभी भी वो नो हो सकता है, ठीक है। यहां पे देखो लिखा है, अब चैलेंजेस देखो क्या क्या है। द फर्स्ट इज दैट ड्यूरिंग द आरसीईपी नेगोशिएशंस इंडिया हैज रेज्ड अ नंबर ऑफ कंसर्न्स, है ना। इंडिया ने नंबर ऑफ कंसर्न्स रेज किए थे, जिसमें 2 इशू जो थे वो ये थे कि कितना लेवल ऑफ मार्केट एक्सेस होगा, मतलब कि कितना लेवल ऑफ मार्केट एक्सेस मतलब कितना ओपन रखना है, ठीक है ना। स्पेशली द डीप कट्स इन टैरिफ्स और इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना, जो चाइना वाला इशू था
और जो टैरिफ कट करने की बात चल रही थी उसमें बहुत ज्यादा इशू था इंडिया को। क्यों? क्योंकि चाइना जो है वो डंपिंग के लिए जाना जाता है। इंडिया ने कितनी बार ही एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई हुई है उनके ऊपर, तो वही इंडिया को इशू था कि कितने लेवल पे इकोनॉमी ओपन रखनी है और कितना ज्यादा इंपोर्ट होगा चाइना से और टैरिफ में कितना कट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीजें बेसिकली इश्यूज थे इंडिया के, है ना। अब तो ये द फर्स्ट इशू वाज दिस, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना के साथ हमारे बॉर्डर क्लैशेस भी हो गए, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हो गई, तो इंडिया को भी ये समझ में आएगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद अ नेबर लाइक चाइना इन एन इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो कि ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा हो, एक तरीके से फ्री ट्रेड की बात कर रहा हो, और ऐसी कंट्री के साथ जिसके साथ हम वॉर पे हैं कंटिन्यूअसली, दैट इज समथिंग नॉट को एग्जिस्टेबल, है ना। दूसरा जो पॉइंट था इंडियाज इनिशिएटिव फॉर इट्स, अब इंडिया जो है वो ऑलरेडी अपने इकोनॉमिक टर्न अराउंड का कोशिश कर रहा है यूजिंग इट्स आत्मनिर्भर भारत अभियान, यूजिंग इट्स मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इंडिया जो है वो एक थोड़ा कहना चाहिए थोड़ा कहीं ना कहीं एक क्लोज्ड इकोनॉमी सेटअप की तरफ जा रहा है, मतलब कि एक क्लोज्ड इकोनॉमी सेटअप की तरफ जा रहा है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया के लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं था कि वो इस तरीके के ओपन प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सके। दिस इज द सेकेंड इशू। एफटीए जो है वो फोकस्ड रहता है ऑन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, वो फोकस्ड रहता है कि ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, है ना। तो ये भी एक इशू था जो कि सामने आया है। अब यहां पे अगला जो आर्टिकल है वो है टाइम यूज सर्वे एंड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। टाइम यूज सर्वे जो हुआ वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी। तो द टाइम यूज सर्वे 2019 में किया गया था, वही पब्लिश हुआ है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टाइम यूज सर्वे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि ये किसने किया है। तो ये किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये काम किया है, बहुत बड़ी चीज है टाइम यूज सर्वे। अब टाइम यूज सर्वे होता क्या? अगर आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि टाइम यूज सर्वे क्या होता है, तो लेट मी टेल यू दैट टाइम यूज सर्वे इज बेसिकली इट इनेबल्स मेजरिंग टाइम स्पेंट बाय इंडिविजुअल्स ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज। कितना टाइम स्पेंड किया गया है इंडिविजुअल्स के द्वारा ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज, मतलब कि जो पेड एक्टिविटीज हैं, अनपेड एक्टिविटीज हैं, मेन वुमेन ने उनमें कितना टाइम स्पेंड किया है। दिस इज बेसिकली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम यूज सर्वे। याद रखिएगा इस चीज को, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम यूज सर्वे इज मेजरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ मेन वुमेन एंड अदर ग्रुप्स ऑफ पर्सन पेड एक्टिविटीज। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ये पता लगाने का कि अनपेड केयर एक्टिविटीज कौन कौन सी है, अनपेड वॉलंटियर वर्क में कौन कौन एम्प्लॉयड है, ठीक है ना, सेल्फ कौन कौन सेल्फ मतलब एम्प्लॉयड है, लीजर एक्टिविटीज में कौन कितना समय दे रहा है, सेल्फ केयर एक्टिविटीज में कौन कितना समय दे रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। अब देखो ऑथर ने इसको अपॉर्चुनिटी लॉस्ट क्यों बोला है, लेट मी टेल यू व्हाई दिस हैज बीन कॉज्ड अपॉर्चुनिटी लॉस्ट। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो आपको जानने की जरूरत इतनी नहीं है, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, जो बाकी के फैक्ट्स आपको जानने की जरूरत नहीं। दो चीज इंपॉर्टेंट है, ऑथर ने सिर्फ 2 पॉइंट पे फोकस किया है। पहला पॉइंट जो है वो है एसडीजी का 5.4, मतलब टारगेट जो गोल 4 है उसका टारगेट 4, गोल 5 है टारगेट 4, ये है पहला है एसडीजी 5.4 वाला। ये देखो यहां पे लिखा है कि टाइम यूज डेटा आर नीडेड फॉर इंप्लीमेंटिंग नॉट ओनली द एसडीजी 5.4 ऑन अनपेड वर्क। ये जो टारगेट 5.4 होता है, मतलब कि जो गोल 5 है उसके अंदर जो टारगेट 4 है अनपेड वर्क के रिगार्डिंग, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम यूज सर्वे का यूज हो सकता था। और दूसरी चीज जो ऑथर ने बोला है, मतलब ये 5.4 अपन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया में जो अनपेड वर्क है वो यूजुअली वैल्यूड यूजिंग द इनपुट मेथड्स। इंडिया में जो है इंडियन जो टीयूएस डेटा है वो एडिक्वेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट मतलब कि लेबर को ज्यादा काउंट किया है, ठीक है ना, लेबर को काउंट किया है और ये चीजें, लेकिन हमने उसमें टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है ना। यूएसए और इन बाकी कंट्रीज में जो होता है वो दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख के किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट था जहां पे हमने एसडीजी 5.4 के लिए प्रॉपर डेटा कलेक्शन नहीं किया, मतलब एक प्रॉपर वे में डेटा कलेक्शन नहीं किया अनपेड वर्क का, उसका वैल्यूएशन सही से नहीं किया, अनपेड वर्क का वैल्यूएशन भी सही से नहीं किया गया है, ठीक है ना। जो नेशनल इनकम में काउंटिंग होती है वो चीज सही से नहीं की गई है। ये सारे पॉइंट्स आप लिखते जाओ कि क्या क्या चीजें सही से नहीं की गई। मेन चीज लिखना एसडीजी 5.4। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि एक बार एसडीजी 5.4 पढ़ के भी देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्शन सही से नहीं हुआ। दूसरा, आईएलओ का एक रेजोल्यूशन है, देयर इज अ रेजोल्यूशन ऑफ आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रेजोल्यूशन है जिसने एक नई डेफिनेशन दी है वर्क की। वर्क की नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
एनी फॉर्म ऑफ न्यू लेबर फोर्स स्टेटस क्लासिफिकेशन जो कैसा होता है, इट डिफाइंस वर्क एज एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय पर्सन ऑफ एनी सेक्स और जेंडर। याद रखिएगा, एक ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी सेक्स या एज के व्यक्ति ने की है, टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर यूज बाय अदर्स और ओन यूज। तो दूसरों के लिए या अपने लिए ही अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो गुड्स या सर्विसेज का काम होता है तो वो वर्क कहलाएगा। वर्क को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एम्प्लॉयमेंट, पहला एम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पे, प्रॉफिट और बार्टर, ये एम्प्लॉयमेंट पे आएगा। दूसरा है ओन यूज यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। तीसरा है अनपेड ट्रेनी वर्क, अनपेड ट्रेनी वर्क। चौथा है वॉलंटियर वर्क एंड पांचवा है अदर वर्क यानी कि कंपल्सरी वर्क परफॉर्म विदाउट पे टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अदर्स, ठीक है ना, अदर्स वर्क, दूसरों के लिए जब आप काम करते हैं विदाउट पे या विदाउट एनी कंपनसेशन। ये 5 कैटेगरीज ऑफ वर्क हैं जिनको कि ये आईएलओ के नए रेजोल्यूशन में वर्क की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है ना। जिसका मतलब क्या है कि आईएलओ ने अनपेड केयर को एंड डोमेस्टिक जो सर्विसेज हैं उनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर लिया है एज द वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंपल सी बात है, ये रेजोल्यूशन जो है इसके अंतर्गत उन्होंने डोमेस्टिक सर्विसेज अनपेड केयर को वर्क के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया आईएलओ ने। बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन बता रहा हूं मैं। क्लियरली द रेजोल्यूशन कैन नॉट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट टाइम यूज डेटा। अब ये बिल्कुल क्लियर है कि टाइम यूज डेटा के बिना तो आप ये नहीं कर सकते, बट दिक्कत ये थी कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने जो टाइम यूज सर्वे किया उसमें एम्प्लॉयमेंट को इतना ज्यादा उन्होंने नहीं दिया तवज्जो। देखो लिखा है, इट वाज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू इंप्लीमेंट दिस रेजोल्यूशन, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। स्टैंडिंग कमिटी ऑन द लेबर फोर्स स्टैटिस्टिक्स दैट डिजाइन्ड द टाइम यूज सर्वे, इट डिसाइडेड टू कीप द रेजोल्यूशन आउट। ये देखो लिखा है, इट डिसाइडेड टू कीप द रेजोल्यूशन आउट एंड कंडक्टेड एन इंडिपेंडेंट टीयूएस। हमने इंडिपेंडेंट टीयूएस कर दिया रेजोल्यूशन से बाहर। The TUS data does not have employment as one of the objectives। तो TUS का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रखा ही नहीं गया, जबकि एम्प्लॉयमेंट तो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हमने वही गलती यहां पे कर दी, ठीक है। और इंडिया में क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। जैसे इंडिया में जब एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे होता है उसमें हम एक काम करते हैं कि हम बहुत ज्यादा इनफॉर्मल वर्क को रिपोर्ट नहीं करते, अंडर रिपोर्टिंग होती है, इनफॉर्मल वर्क की अंडर रिपोर्टिंग होती है। दूसरी, वुमेन भी क्या करती है, अपना जो हाउस होल्ड वर्क है उसको तो वो सोचते हैं कि यार नॉर्मल काम है, उसको भी वो अंडर रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली दैट इज द थिंग विच इज देयर, एंड इसीलिए ऑथर ने कहा है कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट थी। इन शॉर्ट, द इंडियन टीयूएस हैज मिस्ड 2 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज, एक तो एसडीजी 5.4 और दूसरा आईएलओ का रेजोल्यूशन। दोनों मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द एडिटोरियल पार्ट। आगे मूव करते हैं, न्यूज में भी बहुत सारी न्यूज है, देख लेते हैं क्या क्या है। एंशिएंट काली आइडल फाउंड डैमेज्ड नियर हसन। तो हसन जो है वो कर्नाटका में है। काली आइडल मिला है एट अ हिस्टोरिक महालक्ष्मी टेंपल। हसन के पास एक महालक्ष्मी टेंपल है, वहां पे ये मिला है। होयसाला पीरियड का है, होयसाला पीरियड का है। एंड ये जो जगह है वो है डोडा गड्डा वल्ली। याद रखिएगा, होयसाला पीरियड का है ये, इंपॉर्टेंट है। होयसाला पीरियड का होयसालेश्वर टेंपल भी आपने ध्यान दिया होगा, होयसालेश्वर टेंपल आपने पढ़ा होगा, वो होयसाला पीरियड। थोड़ा अगर आपको पता है होयसाला पीरियड के बारे में तो डू टेल अस आल्सो, आप हमको बताइए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है ये टेंपल, वहां पे काली आइडल वो मिला है। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके पहले डायरेक्टर थे। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में बना था आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आगे मूव करते हैं। मालाबार कम्स टू एन एंड। एक्सरसाइज जो मालाबार हुई है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए के बीच में उस खात्मा हुआ है। इसके अलावा कॉर्पेट एक्सरसाइज, कॉर्पेट भी न्यूज में था। याद रखिएगा, कॉर्पेट जो है वो इंडिया थाईलैंड की एक्सरसाइज है। कॉर्पेट किसका एक्सरसाइज है, इंडिया और थाईलैंड की एक्सरसाइज, इसको भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। मैरिज बिटवीन द फर्स्ट कजिन्स इलीगल। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टेट किया है कि मैरिज जो होगी फर्स्ट कजिन्स के बीच में वो इलीगल होगी। एंड दिस असर्शन केम आफ्टर द यूथ मूव्ड द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब फॉर एन एंटीसिपेटरी बेल। तो याद रखिएगा, मैरिज बिटवीन द फर्स्ट कपल्स इलीगल है एज पर द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ऑस्ट्रेलिया टू टेम्पोररी होस्ट इसरो सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया जो है वो होस्ट करेगी इसरो की सैटेलाइट ट्रैकिंग फैसिलिटीज को एज अ पार्ट ऑफ स्टेप्स टू डीपन द कोऑपरेशन इन सिविल स्पेस एक्टिविटीज। तो सिविल स्पेस एक्टिविटीज में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कोऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब अभी के लिए, जो इंडियन इसरो है उसके एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम को, ट्रैकिंग फैसिलिटीज को अपने यहां इंप्लीमेंट करवाएगा, ठीक है ना।
एंड ये बेसिकली दिस विल हेल्प इन इंडियाज प्लान्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो 2022 का प्लान्ड प्रोग्राम है जिसको हम गगनयान बोलते हैं, तो उसके लिए भी इंडिया को मदद करेगा, ठीक है ना। एंड आप सबको पता है कि इंडिया अगर ये कर लेता है तो इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू डू सो। इंडिया चौथी ऐसी कंट्री हो जाएगा जो ये काम करेगा, है ना। इसरो ने ये डिसाइड किया कि 2022 में गगनयान करने वाले हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। डेब्यूटेंट डगलस स्टुअर्ट विंस 2020 बुकर प्राइज, याद रखिएगा डेब्यूटेंट है, मतलब पहला इन्होंने लिखा होगा डगलस स्टुअर्ट विंस। डगलस स्टुअर्ट जो है इनको मिला है 2020 का बुकर प्राइज, याद रखिएगा। स्कॉटिश है ऑथर, ये स्कॉटिश ऑथर डगलस स्टुअर्ट, ही वाज अवॉर्डेड 2020 बुकर प्राइज फॉर हिज acclaimed नॉवेल जिसका नाम है शगी बेन, याद रखिएगा शगी बेन। द नेम ऑफ द नॉवेल इज शगी बेन एंड इट इज सेट इन हिज होम सिटी ऑफ ग्लासगो, याद रखिएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंतर्गत ही आता है, आप सबको पता होना चाहिए। डगलस स्टुअर्ट, दैट इज द नेम ऑफ द ऑथर, 2020 बुकर प्राइज, आप इसको याद रख सकते हैं। So that these are the things which were important in today's newspaper. I hope you got clarity regarding that. That is it for the day. Thank you and have a nice day.